लीडर कौन है? इलेक्शन हारने के बाद भी जो लीडर्स आपके बीच में रहें, आपके मसलो मसाइल पे बात करें, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, लीडर वो है। 6 महीने पहले जिन लोगों ने चुनाव जीता वो लोग तो कानून साज असेंबली में हैं, मगर जिन लोगों ने इलेक्शन हारा और जिन लोगों को आपने भारी मात्रा में वोट दिया था, वो लोग आज आपके अगल बगल, आपके आसपास, आपके गांव में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी दिखाई नहीं देते। मेरे साथ शेख जफरुल्लाह है, इनसे आज बातचीत करेंगे क्योंकि वाहिद एक ऐसा कैंडिडेट मैं लगातार देख रहा हूं जो लोगों के बीच में रह रहे हैं और सोशल मीडिया के साथ भी जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे भी बातचीत करते हैं और लोगों के मसाइल पे भी बात करते हैं। अपोजिशन का यही रोल होता है। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज मुझे आप ये बताएं कि सबसे पहला सवाल, व्हाट वाज द रीजन कि आपने आम आदमी पार्टी को छोड़ा एंड व्हाट वाज द रीजन टू ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस? मुझे लगा कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं और उस हिसाब से जो राहुल गांधी जी ने संघर्ष शुरू किया, यहाँ की अकलियतों को, यहाँ की माइनॉरिटीज़ को, दलितों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है पिछले कई सालों से एक मंसूबे के तहत, और फिर राहुल गांधी जी का उनके लिए आवाज़ बनना, ये मुतासिर कुन है, ये मेरे लिए बहुत ही इम्प्रेसिव है। तो यकीनन जब देश में कोई इस तरह की आवाज़ उठे ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में, तो फिर मैं क्या, मुझे लगता है कि आप सबको भी इस आवाज़ के साथ खड़ा होना चाहिए। आम आदमी पार्टी में आपको वो आवाज़ नहीं दिखी? महराजुद्दीन मलिक तो लगातार गरीब जनता की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, लोगों के जो मसाइल हैं उस पर बात करते हैं। तो वाज देयर एनी काइंड ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन यू एंड महराजुद्दीन मलिक? मैंने कोई नाराजगी व्यक्त की नहीं, कभी भी नहीं, और सिंपली मुझे लगा कि दिस प्लेटफॉर्म इज गुड बट दिस इज बेटर देन दिस। ये कंपैरिजन जब मैंने किया तो मुझे लगा कि, और अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष है, मजबूत विपक्ष के साथ जब हम खड़े होंगे तो हम और मजबूत हो सकते हैं, और मजबूत ताकत ही इस वक्त के हालात के पस मंज़र में हमारी बेहतर नुमाइंदगी कर सकती है, और हमें मजबूत आवाज़ की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी अभी देखो एक छोटी जमात है, वो इस वक्त उस तरीके से काउंटर नहीं कर सकती है जिस तरीके से कांग्रेस कर सकती है, जिस जमात का कैडर हर जगह पर है। और एक वाज़ेह पैगाम है कांग्रेस का कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं, हम गांधी के साथ खड़े हैं, हम गोडसे के साथ नहीं है, और कोई डिप्लोमेटिक नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड मिशन है राहुल गांधी जी का कि हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां मोहब्बतें हों, नफरतें ना हो। ऐसा भारत चाहते हैं जहां मनुवादी सोच ना हो, जिसमें कहा गया है कि दलित पढ़ नहीं सकता, दलित ऊपर उठ नहीं सकता, वो हमेशा बड़ी क्लास के लोगों के जूते साफ करेगा। हमें मनुवादी सोच नहीं चाहिए, हमें अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान के हिसाब से आगे चलना है। ये एक ऐसा थॉट प्रोसेस है जो हिंदुस्तान की जरूरत है। जफरुल्लाह, उसमें फिर एक छोटी चीज हो जाती है। तो जब पूरे हिंदुस्तान की ये जरूरत है, मेरे मुल्क में, मेरे जम्मू कश्मीर के साथ क्या हुआ? आपसे 370 छीना गया, ये कहकर कि टेररिज्म खत्म होगा, टेररिज्म बढ़ गया। जो जम्मू सूबा 370 के हटने से पहले शांत था, उस पे मैं बाद में आऊंगा। 370 क्या था क्या नहीं था, उस पे सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि कारण क्या रहा, आपने इलेक्शन हारा। आप जब असेंबली के चुनाव हुए तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी से आप चुनाव हार गए, जहां 90% पॉपुलेशन जो है मुसलमानों की है, और वहां पे आपका चुनाव हारना क्या दर्शाता है, और एक हिंदू कैंडिडेट जो है वहां से सामने निकल के आया। तो आप इस पे क्या कहेंगे? बहुत सारे कारण हैं। एक कारण यह भी है कि आप लोगों ने मुझे वक्त पर सपोर्ट नहीं की। हमने नहीं करनी चाहिए, हमने क्या करनी चाहिए थी। किस टाइप की काम दिखाकर लोगों को। एक डीडीसी ऐसे एरिया से आता है जहां बिजली नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, टेलीफोन सिस्टम नहीं है, वहां से उठकर संघर्ष करता है, अपने परिवार को भी कन्विंस करता है कि पॉलिटिकल होना पड़ेगा, अपने गांव देहात के लोगों को, अपने सारे इंडिविजुअल जो डिजायर्स है उनको मारकर
मैं कुछ और भी कर सकता था, मुझे ऑफर्स आए, मैं वो भी पकड़कर पैसा भी कमा सकता था, सब ठुकराया। आपने मुझ पर स्टोरीज करनी थी, आप मिली, स्ट्रेट लाइन पे तो हमने कर दी स्टोरी। आपने, मैं नहीं कहता ये, मैं आपकी मतलब मीडिया, हम वहां थोड़े कमजोर पड़ गए, क्योंकि मेरा काम, मैं नहीं कहता हूं आपने मुझे, आप ये कहते हैं कि था कहीं, यानी आप ये कहते हैं कि एमएलए इंदरवाल जो हैं उनकी ज्यादा स्टोरीज चली एज कंपेयर टू यू। मैं एक जर्नलिस्ट है, वो वहीं पहुंच गए, मतलब उनका वो करते करते, बट आज वही जर्नलिस्ट मैं चाहता हूं कि वो उनकी भी आज स्टोरी करे कि आप 6 महीने से, हमारे एमएलए साहब से पूछें कि वो आज 6 महीने से यहां क्या कर रहे हैं। नहीं पूछ रहे ना, क्या समझू मैं उसको। ये मीडिया, आप जैसे नौजवान जो लोग हैं ना, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट की, मैं एज अ होल जनरल मीडिया की बात करता हूं। उसके बाद एक समाज में वो तबका भी है जो पैसों के बगैर वोट ही नहीं करता है, वो हमेशा से रहा है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर समाज में। वो एक नुकसानदायक समाज है हमारे लिए, एक तबका ऐसा है। दूसरा ये कि ये जो रीजनल फैक्टर आता है, हमारा यहां लोकल 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 नहीं, देखो मैं कहता हूं लोकल आप चुनो, शौक से चुनो, लेकिन अच्छा तो चुनो। ये भी तो देखना है ना कि आप अपने लोकल एरिया से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर आपने घोड़े की जगह गधे को बिठा दिया तो क्या आप फायदे में होंगे? नुकसान में ही होंगे ना। तो आप किसी गधे को चुनकर अगर आप भेजते हो किसी सेमी लिटरेट, किसी जो विजनलेस बंदा है, जिसके पास विजन नहीं है, वो अल्टीमेटली नुकसान आपको नहीं, आपकी जनरेशन को भी करेगा। मैं नहीं कहता मैं ही सिर्फ पढ़ा लिखा हूं, पढ़े लिखे बहुत हैं, लेकिन सारे पढ़े लिखे नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। एक जफरुल्लाह जुर्रत करता है कि नहीं मुझे पॉलिटिक्स में आना है, मैंने सब चीजों को छोड़ दिया, त्याग दिया, मैंने कहा मुझे नौकरी नहीं करनी है। उसके बाद फिर ये लोगों का कर्तव्य बनता है कि वो फिर पढ़े लिखे लोगों को मौका भी दें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान कहता है कि पढ़ा लिखा और जो अनपढ़ होगा, दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो पढ़ा लिखा बेहतर होगा। लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लीडर नहीं, अनपढ़ लीडर हैं। जब पढ़ा लिखा सामने आएगा, उसे चुनोगे नहीं, तो अपने आप में पढ़ा लिखा लीडर कैसे सामने आएगा? एक लीडर अगर आप पढ़े लिखे थे तो आपको वोट क्यों नहीं मिला? क्या कारण ये तो नहीं रहा कि जो ये भी एक रीजन रहा, कुछ लोग सर आप सुने, कारण ये तो नहीं रहा कि जो प्यारेलाल शर्मा ने वहां के लिए मदरसा के लिए 5 लाख रुपए एक बार दे दिया, उस हमें तो जानकारी नहीं है कि दे दिया या नहीं दिया, उस बात की हमारे पास जानकारी नहीं है। मगर एक बार मैंने वहां एक मुफ्ती साहब से पूछा तो उन्होंने कहा जनाब अभी हमने मांगना है, उसके बाद वो दे देंगे। तो मैंने मुफ्ती साहब से भी कहा कि जनाब आप भीख नहीं मांग रहे हैं, मस्जिद हो या मदरसा हो, मदरसा और मस्जिद की तामीर अल्लाह तबारक व तआला खुद करते हैं और बंदों से काम ले लेते हैं। तो मैंने बोला आप भीख नहीं मांग रहे हैं। पिछले 4-5 महीने तो हो गए, प्यारेलाल साहब के तो ऐलानात बड़े जबरदस्त तरीके से हुए, मीडिया पे भी वो अभी छाए हुए हैं। तो कारण ये तो नहीं रहा कि जो ऐलानात उन्होंने करवाए थे तो उन ऐलानात की वजह से वो जीत गए। जो उन्होंने मीडिया हाइप हासिल की, झूठ मूठ की, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि मेरा मदरसा बगैर प्यारेलाल के भी चला है और चलेगा। एक तरफ से आपने अगर चंदा देने की बात की और चंदा दे भी दिया, मैं मानता कि आपकी नीयत साफ थी। अगर आप मीडिया में आकर उस चीज का बड़ा वो, फिर वो कहते हैं कि मीडिया वाले खुद ही आते, कोई नहीं आता है खुद, आप बुलाते हैं कि आओ मैंने ये दान दिया, आप इसको ना थोड़ा हाईलाइट करो। तो डोनेट जब कोई चीज आप करते हैं, आप उसको हाईलाइट नहीं करते। यहां तो किडनियां लोग देते हैं अपनी, वो भी नहीं प्रचार इस तरह का वो करते हैं, प्रचार कर नहीं करते हैं वो। आप देखें लालू यादव की बेटी ने उनको अपना वो दान किया तो उनके पास मीडिया गई, उन्होंने बोला प्लीज ये मैंने ऊपर वाले को हाजिर नाजिर रखकर किया, मेरा बाप है, ये मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा पीछा छोड़ दें आप प्लीज। यहां पर अगर 4-5 लाख दे दिए किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, और वो भी पता नहीं कहां से उठाकर, तो फिर उसके बाद ये जो मीडिया में आपने उछाला, उसके बाद मैं एक और बात कहना चाहता हूं। अगर आपने दे दिया, मैं मानता कि जब आप वक्फ बोर्ड बिल पर जम्मू कश्मीर में हंगामा किए होते, वक्फ बोर्ड बिल पर आपने हंगामा किया होता, आपने फेवर में बोला होता, आपने उमर साहब को बोलते कि मैं उस जगह से चुनकर आया जहां अक्सरियत मुस्लिमों की, और उन्होंने मुझे चुनकर भेजा, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मोदी जी ने ये बिल लाए। आपने बात सुनी कहीं? जब अंदर असेंबली में वो बात चल रही थी, वो हंस रहे थे उधर साइड पर बैठकर। किस काम का वो डोनेट करना?
हम क्या उन्हीं के उस पैसे से आज तक मदरसा चलाए हैं? मदरसा मेरे और आपके डोनेट करने से नहीं, ये अल्लाह ताला का वादा है। यहाँ कितने दुश्मन आए, इन मदारिसों के पीछे लग गए, नहीं कर पाएंगे मुकाबला। यहाँ मेरे रब ने ऐसे लोगों से काम लेना है कि आप सोच भी नहीं सकते। वक्फ बोर्ड बिल आया, उमर अब्दुल्ला साहब जो मुसलमान होकर भी बिल के खिलाफ रेजोल्यूशन नहीं लाए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुसलमान नहीं है वो, लेकिन उन्होंने आज उस पर सिटे लाया। काम लेगा ऊपर वाला, आपकी और मेरी जरूरत नहीं है। वो सिर्फ देखना चाहता है नीयत क्या है। जब नीयत खराब हो तो फिर ये डोनेट करना, ये ड्रामा करना, ये हाइप लेना, ये सारी चीजें लेकिन वक्ती तौर पे बेवकूफ बन जाते हैं। आपके एमएलए कानून साज असेंबली में क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए था जो अगर आप वहां पे होते तो आप करते, वो नहीं कर रहे हैं? मैंने एक बार उनको देखा, नाक में उंगली मार रहे थे ऐसे। दुनिया भर के लोग क्या क्या नहीं इश्यूज उठाते हैं वहां। डेली वेजर्स के इश्यूज हैं, स्मार्ट मीटर्स के इश्यूज हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। यहाँ सेंटर किस तरह से फेडरल स्ट्रक्चर पे अटैक कर रही है। यहाँ कितने वो जो रेत और बजरी में वो जो माफिया यहाँ पर फैला हुआ है। स्कूलों की खस्ता हालत है। जिस जगह पर आपने बैठकर वोट लिए हैं, आपने बोला कि मैं 15 दिन में हायर सेकेंडरी दूंगा, आप वहां 15 दिन में हायर सेकेंडरी तो छोड़िए, आप 5 महीने में वहां एक टीचर नहीं दे सकते हैं। और ये तक सुनने में आया कि अब जो ट्रांसफरें इंद्रवाल में हो रही हैं उसके पीछे एमएलए इंद्रवाल है और ट्रांसफरों के पीछे पैसा लिया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये सच है कि आप पैसा ले रहे हैं उनसे, तभी ये अटैचमेंट्स पे अटैचमेंट्स हो रही हैं। एक टीचर को दूसरी जगह भेजा जा रहा है। आप इसलिए असेंबली में बैठे हैं। 5 महीने से कोई एमएलए अपने घर से दूर बैठा है आज तक देखा आपने? सारे लोग, सारे एमएलए स्नो क्लियरेंस के टाइम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में चीफ मिनिस्टर साहब के कहने पर गए। एमएलए इंद्रवाल कहां थे? एमएलए इंद्रवाल ने ना कोई हायर सेकेंडरी बनाई, ना कोई डॉक्टर भेजा, ना कोई स्कूल में नया टीचर भेजा। जो पुराने हैं उनको ठिकाने लगा दिया साइड पे। या तो पैसा ले रहे हैं या तो बस अपने वोटर्स को खुश कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब कुछ? तो एक विजनरी पॉलिटिशियन जब आप नहीं चुनते हैं, जब आप एक अच्छे इंसान को नहीं चुनते, तो बुरा इंसान पॉलिटिक्स में अगर मजबूत हो गया, वो समाज को पैरों तले रौंदता है। इतना कुछ, इतनी तबाही हमने देखी, हम अभी भी नहीं सुधरते हैं। लोग भी इन चीजों को देखें। आज बहुत सारे लोग रो रहे हैं, अरे नहीं है, ये मामलात हैं हमारे, वो मामलात हैं। लेकिन जिस वक्त रोना होता है उस वक्त अगर आप नहीं रोते हैं, जिस वक्त आप बदलाव लाने की अगर चाहेंगे तो ला सकते हैं, उस वक्त नहीं चाहते हैं, उस वक्त बेदार होना। उस वक्त बेदार होना। जो माफिया आज एमएलए इंद्रवाल के साथ घूम रहा है, जो लोग उसके साथ आसपास हैं, ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख ले। किसी ने सीडीएफ सजाद साहब का अपने बेटों के अकाउंट में डाल दिया, वो उसके साथ है। किसी ने किसी और जगह माफिया चलाया, किसी ने एजुकेशन सिस्टम में माफिया चलाया, किसी ने रेत और बजरी में मिलावट करके पैसा कमाया। वो लोग आज उसके आसपास हैं। कर्जा ले लेकर प्यारे लाल अपना कर्जे की अदायगी कर नहीं पा रहे हैं। उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट तक निकला और ये तक कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि अगर इस दिन को पेश नहीं हुआ एमएलए इंद्रवाल तो एसएसपी किश्तवाड़ को पेश होना पड़ेगा। इससे बड़ी जलालत क्या हो सकती है? और यही चीजें जब मैं कहता हूं तो बदतमीज कहलवाता हूं। अरे ये बदतमीजी नहीं है। मैंने अपोजिशन, आप ही ने मुझे मौका दिया अपोजिशन करने का, काम करने का तो मौका नहीं दिया ना। आपने बोला भाई आप काम तो ये करेगा, आप ध्यान रखना। मैं तो ध्यान रख रहा हूं, मैं ध्यान रख रहा हूं। वो कहां है? मुझे मिलता है जम्मू में। ग्रीवांस सेल इंद्रवाल का एमएलए इंद्रवाल में खोलना चाहिए था या जम्मू में खोलना चाहिए था? अच्छा, वहां आपके पास ग्रीवेंस सेल भी नहीं है। आप मुझे बताओ कि इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? चाहे हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, या जितने भी और अन्य डिपार्टमेंट्स हैं, उन तमाम डिपार्टमेंट्स में अभी सूरत हाल क्या है और क्या करना चाहिए? सूरत हाल ये है कि तारीख में लिखा जाएगा, पहली बार इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मां ने बच्चे को रास्ते में जन्म दिया। वो बोंजवा में देखा होगा ना, वो बोंजवा इंद्रवाल में ही पड़ता है। तारीख में पहली बार लिखा जाएगा कि गुमरी वार्ड 1 से एक महिला को डिलीवरी के टाइम चारपाई पे उठा के मरगन के रास्ते से पैदल लिया और लारनू में उसको डिलीवरी करनी पड़ी। ये लिखा जाएगा, ये हालात हैं। और मरगन के खोलने पे क्रेडिट तो लिया जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब बर्फबारी हुई पता चला ठेकेदार के पास मशीनरी नहीं है। कौन अकाउंटेबल है? 6 महीना पहले एमएलए इंद्रवाल जब जीत कर आए तो ऑफिसरों की मीटिंग ली। वो इसलिए दिखाने के लिए कि देखो मैं बन गया, या इसलिए था कि आपने कुछ काम कराना था उनसे? कोई काम नहीं। जमीनी सतह पर लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग
पहले बोलते थे कि एलजी जो है चोर है, फला है। जब इलेक्टेड एमएलए चुनकर आए तो उनसे उम्मीद बढ़ गई, लेकिन तब से तो और भी लोग मायूस, परेशान, गमजदा। एमएलए जब 5 महीने आपको नहीं मिलेगा, आप क्या ही उम्मीद लगाएंगे? अभी तो उनके पास 4.5 साल का वक्त है, कर सकते हैं बहुत कुछ। क्या आप बताइए, रोड मैप लेकर आइए। आपने इंद्रवाल में कहा कि बहुत जल्द सिंहपुरा टनल का काम शुरू होगा, वो ड्रॉप हो रहा है। ये तक खबरें आ रही हैं कि सिंहपुरा वैल्यू टनल जो है वो बंद हो रहा है, वो काम नहीं होगा उस पर। आपने कहा कि मैं टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी छात्रों मुगल मैदान को दिलाऊंगा, कहां है वो? आपने कहा मैं स्पेशल पुलिस भर्ती माड़वा वार्ड 1 में करवाऊंगा। आपको मालूम था यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्यों कर रहे थे ये वादे? अब मुझे ये बताओ कि 200 यूनिट मुफ्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में है, क्योंकि प्यारेलाल जो है पहले एमएलए इंद्रवाल की सुने पहले, उन्होंने कहा लोगों से कि अगर आपका बिल आता है, पहले तो मैं यहां मीटर नहीं लगने दूंगा, अगर बिल आता है, अगर लगा भी देते हैं बिल जो आता है वो मैं आकर खुद पे करूंगा। लोग ढूंढ रहे हैं, 8-8, 9-900 किराया वो दे रहे हैं। आपके पास अगर वो वीडियोस नहीं, मेरे पास है, मैं दूंगा आपको, चलाइए। आप जाकर पूछिए अभी तक कि 5 महीने से आपने क्या क्या किया। सिर्फ स्कूल्स के टीचर्स को सुनने में आया कि जो ये अटैचमेंट्स हो रही हैं वो उनसे पैसा ले रहे हैं, क्योंकि कर्जा बहुत ज्यादा है और पैसा ले लेकर आप चाह रहे हैं कि थोड़ी बहुत अपनी कमाई हो और आगे बढ़ा जाए। उसके अलावा तो हमने कोई नहीं देखा। नया डॉक्टर तो कोई नहीं आया, नया टीचर तो कोई नहीं आया, नया कोई स्कूल अपग्रेड तो नहीं हुआ, नया कोई हॉस्पिटल तो नहीं आया। केशवान के लोगों से उन्होंने कहा कि मैं 3 महीने के अंदर अंदर हॉस्पिटल लाकर दिखाऊंगा। भाई 6 महीने हो गए तो वो हॉस्पिटल किधर गया? बल्कि उल्टा वहां के लोगों ने भी, आज भी उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है कि स्कूल में टीचर नहीं है। अब क्या कर रहे हैं यहां पर बैठकर? पीएमजीएसवाई 4 ओपन हुआ इलेक्शन के बाद, सर्वे होनी थी रोड्स की, बस कह रहे हैं ये मैंने करवाई। भाई इसके लिए डिपार्टमेंट बना है, आप कोई जेई तो नहीं है। दुख मुझे इस बात का है कि ना उनके पास कोई रोड मैप है। मड़वा में नेटवर्क मैंने लिया, काम पूरा नहीं हुआ, अभी काम होना बाकी है, कुछ चीजें अधूरी हैं, कुछ चीजें हो गई। बोले आप मैंने कराया। मैंने कहा जो चीजें हो रही हैं, जो चीजें ऑलरेडी हैं, जो 60% काम 70% हुआ है, वो तो 100% होगा ही होगा ना। आप नया बताएं ना। आपने कहा कि मैं यहां पर पावर प्रोजेक्ट बनवाऊंगा, बिजली तो मैंने सैंक्शन कराई ऑलरेडी, वो पावर प्रोजेक्ट नहीं है। पावर प्रोजेक्ट यानी आपने बनाना है, प्रोड्यूस करनी है बिजली वहां 3 मेगावाट की। कब काम शुरू होगा? आपने कहा था अप्रैल में। मैं आपको वीडियो दूंगा कि अप्रैल में उसका काम शुरू होगा। आज क्या चल रहा है? आपके पास रोड मैप नहीं है। और फिर हमारे एमएलए साहब पता क्या कहते हैं कि सियासत में पढ़ा लिखा नहीं होना जरूरी है, सियासत में आपको जमीन पर होना चाहिए। जमीन पर कब्रें खोदनी होती हैं। अरे पढ़े लिखे होंगे कि आपने जमीन के साथ, लोगों के साथ जुड़ना है, तो अरे लोगों को क्या करना है? कब्रें खोदनी है। लोगों की चीजों को अंडरस्टैंड करके एक पॉलिसी बनानी है और पॉलिसी के तहत उनको चलाना है। उस पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए, उस रोड मैप को फ्रेम करने के लिए आपको एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। एक लीडर जब कहेगा सियासत में पढ़ा लिखा लीडर, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर जितना आप उनके लिए बोल रहे हैं, आपके पास भी 4 से 5 साल का टेन्योर मिला है, एसडीडीसी काउंसिलर आप भी रहे, तो आपने क्या गुण खिलाया? फाइनेंस मिनिस्टर अनपढ़ होना चाहिए, पढ़ा लिखा? वो तो जाहिर सी बात है, वो पढ़ा। अगर इसका मतलब प्यारेलाल जी कह रहे हैं मुझे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनना है, समझ रहे हैं आप? एजुकेशन मिनिस्टर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतने बड़े प्रोटोकॉल पे जाकर, आप इतनी बड़ी पोजीशन पे जाके कह रहे हैं कि सियासत में पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, जरूरी है। तो मनमोहन सिंह साहब, फिर हम वो ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये जो ओपन इकोनॉमी हमारी हुई है, ये तब से जाकर हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ गया। अगर वो भी प्यारेलाल जी की तरह ही होते कि पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, तो ये सारी चीजें होती। क्या बात कर रहे हैं आप? और जो आपने मुझे एसडीडीसी कहा, मैं ऑनेस्टली कहूंगा, और ये मैं तभी दुखी हूं कि जब आप मीडिया के लोग एक ऐसे एरिया से उठे हुए इंसान के काम को नहीं प्रोजेक्ट कर रहे। ये अच्छा हुआ कि आज आपने मुझे मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पर, थैंकफुल टू यू, कि आप कह रहे हैं कि बताइए आपने एसडीडीसी क्या किया। ट्रस्ट मी, मुझे जो इलाका मिला था मड़वा, जब मैं डीडीसी इलेक्शन चुनकर आया 2020 के आखिर पे, यानी कि दिसंबर में, यानी जनवरी फेब मार्च तक, तो ये फाइनेंशियल ईयर वही था 2020 का ही। जब मैंने 21 से चलाना शुरू कर दिया, उससे पहले मुझे गर्दा वाला जो इलाका था, पूरी सड़कें जो थी गर्दे से भरी हुई थी। स्कूल के बच्चे स्कूल जाते तो कैसे जाते? गर्दा ही गर्दा। मैंने मैकडम डलवा दिया।
कोई अपनी जो लोकल फंड आपके पास थी 75 लाख, मैं बता रहा हूँ मैग्डम, यानी कि मैग्नीफाइज तो किया मगर अपने फॉलो अप नहीं, ये कोई छोटा प्रोजेक्ट होता है, ये करोड़ों का प्रोजेक्ट होता है, हमें इतने फंड्स कहाँ है। मैग्डम डलवाया, देखो उससे पहले क्यों नहीं डाला जाता था, ये तो कॉम्प्रोमाइजेस पे होते थे ठेकेदार और एक्शन सारे। मैंने उनको बोला ये क्या भाई, इतने सालों से कच्ची रोड है, आपको नजर नहीं आ रहा है, हर जगह मैग्डम डाला जा रहा है, यहां क्यों नहीं डाल रहे हैं। मैग्डम वाली सड़कें बन गई। मैं आया, मैंने कहा यार नेटवर्क नहीं है। कोविड के टाइम मैं यहां जम्मू में ऑफिसेज में बार बार चक्कर मारता रहा, जियो कंपनी को मैंने मजबूर किया, वो वहां पर गए, जो नहीं जाना चाहते थे वहां पर बोलते थे कि हम नहीं वहां पर ऑपरेट कर पाएंगे। हाँ, चीजों को तैयार होने में टाइम लगता है, हम टावर टू टावर टेक्नोलॉजी को नहीं वहां ऑपरेट कर सकते, क्योंकि हमें एक तरफ से फॉरेस्ट एरिया आता है 36 किलोमीटर, दूसरी तरफ से मरगन, फिर हम फाइबर की तरफ गए। आज मड़वा में 11 मोबाइल टावर्स जियो फाइबर के बने और 8 बीएसएनएल टावर सैंक्शन है मड़वा के लिए, 3 बने, उसमें 2 बने, और 6 मोबाइल टावर्स बीएसएनएल के वार्ड 1 में सैंक्शन है, जिसमें 1 बना, और 3 तो इसी हफ्ता ऑपरेशनल होने वाले हैं। ये जबकि वहां नेटवर्क का एन तक नहीं मालूम था लोगों को, बिल्कुल गुमनाम, चारों तरफ से कोई नहीं जानता था, पहचानता था। हाईलाइट किए वहां के इश्यूज को, मैंने हाईलाइट किया, मैंने हर जगह पहुंचाया, आपके जरिए से, दूसरों के जरिए से रोया मैंने मड़वा के लिए, मैंने हर जगह पर पहुंचने की कोशिश, हर प्लेटफॉर्म पे मैंने चीखा चिल्लाया। आज मड़वा का नाम हर कोई ले रहा है। मैंने वहां पर बिजली सैंक्शन कराई आरडीएसएस स्कीम के तहत। मैं ये जो पीडीडी मिनिस्टर सेंटर के जब वो किश्तवाड़ आए थे, मैं उनसे चुनाव भवन में मिला, मैंने उनसे फाइल खुलवाई जहां पर हमें दिखाया जा रहा था कि ये कनेक्टेड हैं, जबकि हम ऑफ ग्रिड कनेक्टेड थे, सोलर के जरिए कनेक्टेड थे, लेकिन ऑन ग्रिड नहीं थे। मैंने सैंक्शन कराई आरडीएसएस स्कीम के तहत, टावर्स बनवाए, मैग्डम डलवा दिया, हॉस्पिटल की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हो पा रही थी, कोविड के होते हुए जहाज में मैंने ठेकेदार से वहां के जो लेबर ट्रांसपोर्ट कराए, उसकी परमिशन बनवाई, उसको फुल सपोर्ट की और हॉस्पिटल की बिल्डिंग 1 साल में तैयार की। पुरानी हॉस्पिटल की बिल्डिंग में रेनोवेशन करवाया, तहसील बिल्डिंग रेनोवेट करवाई, और उसके बाद वीसेट्स लगवाए टावर्स पे, हालांकि वो पूरे तरीके से फंक्शनल नहीं हो पाए। उसके बाद अगर देखें 16 स्कूल्स मैंने स्मार्ट क्लासरूम्स बनवाए, 5 स्कूल की बिल्डिंग्स बन रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट परमानेंट रोड कनेक्टिविटी मड़वा को नहीं थी, मैंने दक्षिण के रास्ते से 36 किलोमीटर का फॉरेस्ट क्लियरेंस मैंने लाया, और हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ा फॉरेस्ट क्लियरेंस मैंने करवाया। जैसे तैसे जहां पहुंचना पड़ा, चंडीगढ़ 2 बार पहुंचा। ये सारे मामला 16 महीने मुझे लगे फॉरेस्ट क्लियरेंस कराने में। मेरे अपोजिशन के लोग कहते थे कि हो ही नहीं सकता, कितने सियासी दुश्मन जो नहीं चाहते थे कि वो क्लियरेंस हो, हमें जकड़ कर रखना चाहते थे, टनल के नाम पर हमें सिर्फ वोट लिया। आज तक मैंने ये कोशिश की, और हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ा फॉरेस्ट क्लियरेंस हमारे वहां हुआ। मैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रगुजार हूं, मैं उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट का भी शुक्रगुजार हूं, लेकिन और उन दुश्मनों का भी जिन्होंने मुझे जगा कर रखा, जो लोगों को कहते नहीं होगा नहीं होगा, और वो मुझे उकसाते थे, और मैं काम करता रहा और मैंने कराया। वो बिजली सैंक्शन जो नहीं थी वहां पर, और इस साल काम शुरू होने वाला है, 2 महीने लगेंगे और सर्वे में काम शुरू होगा। उसके बाद नेटवर्क, थोड़ा थोड़ा हम ट्रैक पर आ गए उससे, और जैसे नेटवर्क लगेगा डिपार्टमेंट्स फुली फंक्शनल होंगे वहां से। क्यों? उससे फिर लोगों की लाइफ आसान होगी, इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ेंगे। आपकी और मेरी जिंदगी इस वक्त इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ी है, अगर नहीं जुड़ी है तो लाइफ कंफर्टेबल नहीं है। बिजली, नेटवर्क, स्कूल्स, हॉस्पिटल, मैंने हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन दी, लाइट नहीं थी, मैंने वहां पर जनरेटर सेट दिया 8 लाख का, मैंने 50 बेड्स दिए, मैंने एम्बुलेंस दी, मैंने डिजिटल एक्सरे मशीन किश्तवाड़ हॉस्पिटल में, एक तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, एक तो मड़वा हॉस्पिटल में, मैंने वहां अपने 30 स्कूलों में डेस्क दिए, 4 क्लासरूम्स में स्मार्ट क्लासरूम्स, स्मार्ट बोर्ड्स लगवाए। एजुकेशन सेक्टर में कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। माइक सिस्टम तक मैंने स्कूल्स को दिया, जिस माइक सिस्टम की वजह से आज वहां अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, वरना वहां माइक ऐसी होती थी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, कोई प्रोग्राम कामयाब नहीं होता था। आज वहां धूप हो या बर्फबारी हो, लेकिन प्रोग्राम करो तो इतना जबरदस्त प्रोग्राम होता है। क्यों? मैंने वहां के क्लासरूम्स, मैंने लोग बच्चों को बताया कि देखो तुम इन क्लासरूम में बैठकर पढ़ सकते हो। मेरे वक्त में पीएमजीएसवाई के 10 जेईज आए, वहां एक ही जेई, वही एक्शन भी होता था, वही जेई भी और वही एडब्ल्यू भी। मेरे वक्त में पूरे मड़वा वर्डवन के रोड्स की सर्वे हो चुकी है मुकम्मल। क्यों नहीं होती थी पहले? 30 साल कहां थी ये हुकूमतें? और बीजेपी के रूल में मैं कम से कम, मतलब वो तो 14 में, मैं तो 20 में आया, तब तक क्यों नहीं हुआ कुछ?
लेकिन ये सारे काम तब मुमकिन हुए, लोगों ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। मैं चाहता था कि मुझे एमएलए बनाए लोग, क्योंकि मैं बहुत सारी जो चीजें, मुझे ये प्लेटफॉर्म जब मुझे मिल जाता, मैं आपको ऐसी रिप्रेजेंटेशन देता जिसमें यकीनन आप मुतमईन होते, आपके स्कूल्स की बात ताकत के साथ होती, आपके हॉस्पिटल्स की बात ताकत के साथ होती। लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि जिससे आप उम्मीद रखते हो वो एक ठेकेदार है। ठेकेदार का पहला मसला क्या होता है? बिल। और जब ठेकेदार की बिल फंसी हो, आप ये उम्मीद रखते हैं कि वो किसी से टकराएगा। तो हमारे ठेकेदार साहब इस वक्त अपने बिलों में फंसे हुए हैं, उसको कर्जा है 8 करोड़ का कर्जा, तो उसने खुद एक्सेप्ट किया है एफिडेविट में। अपना निजी मामला निजी है, नहीं है, निजी नहीं है। आप जब घर से निकलते हो ना जंग लड़ने के लिए, आप जब देखिए आपकी घर की लड़ाई जो है ना उधर तक है, दरवाजे से बाहर आप आ गए ना तो आपको पड़ोसी के साथ लड़ना पड़ता है। फिर आप समझ रहे हैं, आप घर में बैठकर घर वालों के अंदर से लड़ो, बाहर निकलते हो तो लीडर का भी यही है, आपके निजी मामले जो है ना वो आपके घर के अंदर है। लेकिन जब आप एफिडेविट तक देते हो, आप ये तो नहीं कहते नहीं मेरा पर्सनल, मैं नहीं दूंगा एफिडेविट, आपने एफिडेविट दिया ना, आप लीडर हो, लोगों की एक मैनिफेस्टो लेकर आप जाते हो लोगों के बीच में, आप क्या बात करते हैं कि ये निजी है? नहीं, मेरी कोई बात है तो वो निजी नहीं रहती है ना। फिर आपको बताना पड़ेगा कि शेख जफर की प्रॉपर्टी कितनी है, शौक से बताएं। आप बताएं, 4 साल से मैं डीडीसी हूं, और मुझे हैरानगी इस बात की है, एमएलए इंद्रवाल ने एक बार कहा ये तो डीडीसी है, मैं इसका हिसाब लूंगा कि ये डीडीसी इसने क्या किया। मैंने आपको बता दिया, और मैं तो कहता हूं आरटीआई डाल दें। उन्होंने कहा भी आरटीआई डाल देंगे, हम बता देंगे। जो उनके छात्रों में डीडीसी उन्होंने बनवाए, डलवा दें आरटीआई। मेरे आरटीआई में निकलेगा स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, मशीनरी दी, डिजिटल एक्सरे मशीन दी। उनके आरटीआई में निकलेगा डंगे लगवाए, घर के सामने, मासी के सामने, चाचा के सामने, अंकल के सामने निकलवाए आरटीआई के जरिए से, और फिर बताएं मीडिया में शेख जफर के रिपोर्ट यह है, तो जो मैंने डीडीसी बनवाए थे उनकी रिपोर्ट यह है। चलिए बहुत बहुत तो शुक्रिया। इसलिए एक ही बात कहूंगा कि जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं, छात्र मुगल मैदान, भोंजवा, कैशवान, मड़वा, वड़वन, ये एक इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी कहलवा रही है। इस इंद्रवाल में अगर आप एज एमएलए काम नहीं करेंगे तो मैं सोने नहीं दूंगा, और अगर आप जम्मू में 5 महीने से बैठे हैं तो जनता को बोलूंगा। 5 साल गुजरने के बाद जनता यह ना कहे कि तुम भी चुप हो गए, खामोश हो गए, शायद तुमने इसके साथ कंप्रोमाइज किया। शेख जफर लड़ने वाला है। अभी मैं पूरे तरीके से मैदान में नहीं उतरा हूं इलेक्शन हारने के बाद, लेकिन हर चीज पर मेरी नजर है। मटेरियल की पेमेंट हो रही है, टीचर्स की इलीगल ट्रांसफर्स, अटैचमेंट्स हो रही हैं पैसा लेकर, और हॉस्पिटल कोई नया नहीं बन रहा है। एमएलए इंद्रवाल के घर के सामने हॉस्पिटल है, पूछिए जरा कल जाकर उनसे कि कितने डॉक्टर आपने भेजे अभी तक वहां पर, कितनी मशीनरी भेजी, क्या है प्लानिंग आपकी। स्टेट सेक्टर, स्टेट कैपेक्स का ना बोले, वो स्टेट कैपेक्स वो वैसे भी डिपार्टमेंट प्लान उनके पास 4.5 साल है, आने वाला वक्त बताएगा। और पूछेंगे 4 साल में, 4.5 साल में आपने आधा साल जो गुजारा जम्मू में, पूछे कहां थे? पूछेगा जरूर, और बताइएगा कि शेख जफर बोल रहे थे कि इंद्रवाल में जो इलीगल अटैचमेंट्स टीचर्स की हो रही हैं, और वो कह रहे हैं कि शायद इसमें पैसा चल रहा है इसलिए, और ये हकीकत है या झूठ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। शेख जफरुल्लाह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज भी इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों की बहुत ज्यादा दिक्कतें, परेशानियां हैं, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जो वादे और जो दावे किए थे कि हम 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, 12 गैस सिलेंडर दे देंगे, उसके बाद सड़कों की जो खस्ता हालत है, सरकारी स्कूलों की जो खस्ता हालत है, सरकारी जो अस्पताल हैं उनकी जो खस्ता हालत है, वो भी ठीक करेंगे। उम्मीद और तवक्का इस बात की कि आप लोग जरूर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें।